परिनिर्वाण हो या पुण्यतिथि हो, उनके संघर्षों को हमें याद करने की जरूरत है। ठीक उसी तरह आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके संघर्षों को समाज के लिए, भारत के लिए जो उन्होंने किया है और वह जो भारत और भारतीय समाज पर जो उपकार उनका रहा है, उन संघर्षों को हम लोग यहाँ याद करेंगे। साथियों, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी महापुरुष को किसी जाति की दीवार से, किसी मजहब की दीवार से, किसी मुल्क की दीवार से बांधा नहीं जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर को केवल एक जाति में या केवल एक वर्ग में उनको सीमित कर देना, ये डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व के साथ, उनकी महानता के साथ धोखा है और उनके कद को बहुत छोटा कर देता है। साथियों, जिस तरीके से लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहते हैं कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, ये बात मैं मानता हूँ कि बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, लेकिन बाबा साहब का उपकार इस देश के करोड़ों करोड़ों, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सब धर्म और जाति के लोगों पर बाबा साहब का उपकार रहा है। कैसे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए बाबा साहब का संघर्ष रहा। बाबा साहब ने ये कहा कि जाति विहीन समाज के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अर्थहीन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब मध्य प्रदेश के महू में पैदा हुए। बाबा साहब की मूल जाति महार जाति थी और जब बाबा साहब ने इस देश में बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए और आंदोलन खड़े करने के बाद लोगों ने उनसे कहा, लोगों ने कई तरह के प्रलोभन दिए कि बाबा साहब आपको क्या चाहिए, आपको अगर जितना धन चाहिए, जितनी दौलत और संपत्ति चाहिए, लेकिन अपने आंदोलन को आप खत्म कर दो, आप इन लोगों की बात को मत करो। लेकिन साथियों, महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब, हमारे साथियों ने कहा कि महार जाति के अंदर, महार जाति के लोगों के साथ जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भेदभाव होता था, पक्षपात होता था, इंसान होने के बावजूद भी महार समाज के, महार जाति के लोगों को पशु से बदतर व्यवहार महाराष्ट्र में किया जाता था। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये देखा और बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से निकल करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ गए, दिल्ली गए, पटना गए, पंजाब में अमृतसर गए। उस समय पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, शायद कराची और लाहौर भी बाबा साहब अम्बेडकर गए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि जो भेदभाव महाराष्ट्र में मांग, मातंग और महार के साथ होता है, वो भेदभाव उत्तर प्रदेश में जाटव, कोरी, कश्यप, माझी के साथ होता है, वही भेदभाव मध्य प्रदेश में बलाई और चमार के साथ होता है, और वही भेदभाव बंगाल के अंदर चंडाल जाति के लोगों के साथ होता है, तो वही पंजाब के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ वही भेदभाव होता है। जातिगत असमानता के शिकार ये समाज पूरे देश में हो रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जाति की बात नहीं कही। बाबा साहब ने इस प्रकार से जो इस देश के अंदर हजारों जातियां जो सामाजिक भेदभाव का शिकार रही, सदियों से शोषित और पीड़ित रही, ऐसी तमाम जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सूची में नामबद्ध किया, सूचीबद्ध किया, और उसी सूची को अनुसूचित जाति कहा जाता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कोई उपकार है हमारे ऊपर तो बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी हजारों जातियां जो बिखरी हुई थी, अलग अलग जातियों को एक करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज के बिना लोकतंत्र अर्थहीन है। दूसरा साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लोग बाबा साहब को सिर्फ बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर अम्बेडकर एक जाति विशेष के नेता थे, या बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अलावा कुछ दूसरा नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय के इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे कि उनके आसपास के जितने भी नेता थे, वो एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में उनसे बहुत छोटे, बहुत बोने साबित होते थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे, महान समाज सुधारक, समाज शास्त्री थे।
बड़े राजनीतिक थे और बड़े मनोवैज्ञानिक थे। तमाम खूबियां डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल संविधान ही नहीं लिखा, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष नहीं किया, लेकिन इसके अलावा भी साथियों उन्होंने दूसरे वर्गों के लिए भी काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन 1950-51 में हिंदू कोड बिल वाला मामला आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संसद में अपनी बात को रखी और ये कहा कि महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार देना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। लेकिन साथियों, जो ऐसे रूढ़िवादी लोग थे, ऐसे ढोंगी और पाखंडी और अंधविश्वासी लोग थे जिनको महिलाओं के बराबरी से खतरा था, उन लोगों ने बाबा साहब की इस बात का विरोध किया और बाबा साहब को उस समय 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब के कारण लोग बाबा साहब को बोलते हैं कि केवल SC/ST का नेता था। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि अगर इस देश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है महिला होकर के, आप सब जानते हैं कि इस देश में हमारी सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का काम केवल चूल्हे और चक्की तक रहा है, महिलाओं का काम केवल खेती और बाड़ी तक रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के कारण इस देश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। महिला होने के नाते बराबरी का अधिकार मिला बाबा साहब के संघर्षों के कारण, और बाबा साहब के संघर्षों के कारण मायावती जैसी महिला उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी इस देश में। चाहे वो मध्य प्रदेश में उमा भारती हो, चाहे बंगाल में फिर ममता बनर्जी हो, चाहे फिर और कोई महिला हो, अगर इतने बड़े पैमाने पर आगे राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं ने बढ़कर के योगदान दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के उस हिंदू कोड बिल के कारण है। बाबा साहब ने यह कहा कि महिलाएं हैं, जिस तरीके से पिता की जो संपत्ति है उस संपत्ति में अगर पुत्रों का अधिकार है तो उतना अधिकार पुत्री का भी होना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को अगर बराबरी का दर्जा मिला है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के कारण मिला है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लोग नारी मुक्तिदाता, नारियों के मुक्तिदाता कहते हैं। इसलिए हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को केवल दलितों का मसीहा नहीं कह सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर जो बैंकें हैं और तमाम जो बैंकों की सबसे बड़ी जो हमारी बैंक है, जो सारे देश की बैंकों को कंट्रोल करती है, जिसको RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सोच भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश, जब ये देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद किसानी के क्षेत्र में पिछड़ापन था, बिजली नहीं थी, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ापन था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की ये सोच थी कि किसानों को सस्ता पानी मिले, सिंचाई की भरपूर व्यवस्था हो। इसलिए देश की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, इस देश की चाहे गंगा नदी हो, सतलुज नदी हो, महानदी हो, गोदावरी नदी हो, तुंगभद्रा नदी हो, तो ऐसी जो बड़ी बड़ी नदियों पर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के कारण, जैसे महानदी जो उसमें हीराकुंड परियोजना है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों पर पन बिजली की सिंचाई के पानी तो किसानों को मिलेगा ही, लेकिन उससे पन बिजली, पानी से बिजली भी तैयार होगी, उससे हमारी बिजली की समस्या का समाधान भी होगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच का परिणाम था। इसलिए देश की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों पर उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के कारण बड़े बड़े बांध बनाए गए। इसलिए साथियों, हमें ये बात भी लोगों को बताने की जरूरत है। तीसरा मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में आज चुनाव होते हैं, पंच सरपंच से लेकर देश की पार्लियामेंट तक जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, या फिर नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, ये तमाम चुनाव को निर्वाचन आयोग संचालित करता है और निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव करवाए जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ये भारत का निर्वाचन आयोग डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ये बात हमें लोगों को बताना चाहिए। मैं इसके अलावा आपको कहना चाहता हूं कि जो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो वित्त मंत्रालय है, वित्त आयोग है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए साथियों, केवल हम
बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों का मसीहा या दलितों का नेता करके उस आदमी का कद छोटा हम लोग नहीं कर सकते। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि और भी बहुत सारे ऐसे योगदान है जो भारत जैसे देश पर बाबा साहब का बड़ा उपकार है। और रही बात संविधान की, मैं कहना चाहता हूं, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने इतिहास को पढ़ा है, भारत के प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ा है, मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ा है, आधुनिक भारत के इतिहास को भी पढ़ा है। ये देश सैकड़ों बार टूटा है, हजारों बार टुकड़े टुकड़े इस देश के हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि आजादी के 70-75 साल में भारत अखंड है, अक्षुण्य है, एक है, संगठित है। तो इसकी वजह भारत का ये पवित्र संविधान है। इस बात को हमें मानना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, यहूदी और पारसी भी रहते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती है, जिनकी वेशभूषा अलग अलग हो सकती है, जिनका खान पान अलग हो सकता है, जिनकी परंपराएं, जिनकी संस्कृति, जिनके रीति रिवाज, जिनके तीज और त्योहार सब भिन्न भिन्न है। लेकिन इतनी सारी विषमता होने के बावजूद भी, इतनी अनेकता होने के बावजूद भी अगर भारत अखंड है, भारत एक है, तो ये डॉक्टर अंबेडकर के महान संविधान के कारण है। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करता, सिख और ईसाई में भेद नहीं करता, दलित और आदिवासी में भेद नहीं करता, ब्राह्मण और राजपूत में भेद नहीं करता। इसलिए साथियों, आज नागालैंड, मणिपुर, आसाम से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये इसलिए एक है कि ये संविधान देश के 135 करोड़ लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर, बिना भेदभाव किए समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है। इसलिए भारत आज अखंड है, भारत आज एक है। इसलिए साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत के लोगों पर बड़ा उपकार है। लेकिन कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। इसलिए मैं इस मौके पर आज कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस देश में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, और सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो वैश्य समाज के लोग थे उनका काम तराजू लेकर के व्यापार करने का था, तराजू लेकर के अनाज खरीदने और बेचने का काम था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान के कारण सभी जाति और धर्म के लोगों को बराबर उन्होंने किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग व्यापार करने का काम करते थे, जो लोग धंधा पानी करने का काम करते थे, लेकिन बाबा साहब के प्रयासों के कारण अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल दलित और आदिवासियों के लिए काम नहीं किया, समाज के सारे वर्गों के लिए काम किया। इस बात को हमें मानना पड़ेगा और लोगों तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं आपको इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब किसी एक जाति के नेता नहीं थे, एक वर्ग के नेता नहीं थे। बाबा साहब ने इस देश की एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसके इस संप्रभुता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। और साथियों, बाबा साहब के संघर्षों के कारण इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को फायदा मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं उन गद्दार और मक्कार लोगों को भी कहना चाहता हूं जो बाबा साहब के संघर्षों का फायदा ले रहे हैं। बाबा साहब के संघर्षों के कारण 15% अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिला, 7.5% अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला, राजनीति में आरक्षण मिला, शिक्षा में आरक्षण मिला, नौकरी में आरक्षण मिला। लेकिन साथियों, बाबा साहब के आंदोलन से वो बहुत दूर है। बाबा साहब के इस आंदोलन के लिए वो अपना सहयोग नहीं करते। और कहीं ना कहीं साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गाड़ी और बंगले में वो लोग मगन है, वो लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन याद इस बात को रखो कि जिस दिन ये संविधान कमजोर हुआ, जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा, मैं कहना चाहता हूं साथियों, आपकी कोई हैसियत और विसात नहीं है कि आप लोग इतना आनंद, इतनी अच्छी तरीके से आप रह सकते हो। इसलिए आज इस संविधान को लिखना, जिंदा रखना जरूरी है। इस देश में कुछ संविधान विरोधी ताकतें हैं जो इस संविधान को कमजोर करना चाहती है, इस संविधान को खत्म करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे पिछड़े वर्ग के भाई है, पिछड़े वर्ग में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे इसी विधानसभा के अंदर, इसी मालवा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जातियां हैं। आपको ये कहना चाहता हूं कि आज चाहे खाती समाज के लोग हो, मेवाड़ा समाज के लोग हो, परमार समाज के लोग हो,
चाहे और दूसरी जाति के लोग हो, पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी इस देश में 52% है। और जब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का मामला आया, प्रतिनिधित्व का मामला 1950 के आसपास आया, बाबा साहब ने ये कहा कि इन लोगों के अलावा और भी इस देश में ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, बहुत ज्यादा पिछड़ी है, और उन लोगों को शिक्षा में, व्यापार में, राजनीति में उनको बराबरी का आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, लेकिन साथियों बाबा साहब की बात को नहीं माना। और मैं कहना चाहता हूं कि आज 52% वाला समाज मध्य प्रदेश के अंदर केवल 14% आरक्षण है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने, अभी पिछली बार 27% आरक्षण की घोषणा हुई, कांग्रेस की सरकार ने की, और जब लागू किया उसकी घोषणा हुई तो कुछ आरक्षण विरोधी लोगों ने मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ स्टे ले लिया, और वो मामला पेंडिंग, वो मामला ठंडे बस्ते में हो गया। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आपका अधिकार है साथियों। और ये प्रतिनिधित्व का मामला है कि अगर इस देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं तो 135 करोड़ लोगों को जीवन के हर संसाधन में, हर क्षेत्र में बराबरी की हिस्सेदारी और भागीदारी होना चाहिए। जो सदियों से बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत कमजोर और लाचार हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, जाति के आधार पर जिनका दमन किया गया, उन लोगों को आज लोकतंत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उसे भी ये जो कुछ लोग ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण के विरोधी लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये लोग जीवन के किसी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए साथियों मैं आपसे इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जो पवित्र विचारधारा है, जो पवित्र आंदोलन है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक बार और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस मालवा के अंदर आज हमारे साथियों ने आपसे बात कही कि आज पूरे देश के अंदर छोटी छोटी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं हम कोई ऐसा अनोखा काम नहीं कर रहे हैं कि आपके बीच में आकर के कौन लोग हैं। अभी आपने चुनाव में देखा बिहार के अंदर कुछ लोगों ने अभी पार्टियां बनाई। आपने जीतन राम मांझी का नाम सुना, उनने पार्टी बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। एनडीए से उन्होंने पेश किया, गठबंधन किया और 4 सीटें जिता करके लाए। ये आप जानते हो, मोबाइल पर, टीवी और पेपर पे आपने पढ़ा। दूसरा मुकेश सहनी, उनकी पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी, 4 विधायक उनके बने। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि हम लोग लंबे अरसे से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब बिहार में परिवर्तन हो सकता है, झारखंड में परिवर्तन हो सकता है, उत्तर भारत में परिवर्तन हो सकता है, दक्षिण भारत में परिवर्तन हो सकता है, फिर मध्य प्रदेश में और मालवा में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? इस बात को हमें और आपको समझने की जरूरत है। और यदि आप लोग इस बात को नहीं मानते हो, मैं कहना चाहता हूं जिस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भरोसे आप लोग हो, आपने देखा होगा कि पिछले इस कोरोना के काल में, कोरोना के पीरियड में जिन भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, उनके सांसद, उनके विधायक जिताए, उनकी सरकार आज दिल्ली में है। ये मैं नहीं कहता साथियों कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीनों में 109 जो ट्रेन है, रेलवे, उनका निजीकरण कर दिया। बालको जो BHEL जैसा बड़ा कारखाना है उसका निजीकरण कर दिया। इंडियन ऑयल जैसा जो गवर्नमेंट का और प्राइवेट का 50-50 का जो उनका जो शेयर होता है उसका निजीकरण कर दिया। LIC जिसमें लोग बीमा लगाते हैं शेयर सरकार का, उसका निजीकरण कर दिया। तो जो सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम है, जो कारखाने हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिलता था, उन सारे औद्योगिक इकाइयों को, कारखानों को सरकार ने निजी हाथों में बेचने का काम किया। कुछ उद्योगपतियों को, जैसे टाटा है, बिरला है, डालमिया है, हिंदुजा है, रिलायंस है, इन लोगों को बेचने का काम किया। ये सरकार किसानों के विरोधी है, गरीब और आदिवासियों के खिलाफ में काम कर रही है। सरकार पूंजीपतियों के हित में है, पूंजीपतियों का काम करने में आज लगी हुई है। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो किसानों का मामला है, वहां का किसान जागरूक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का किसान जागरूक है। इनने जिस तरीका जो कृषि बिल लेके आए, उसमें इन्होंने कहा कि जो MSP है वो गरीबों की जमीन पर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको, अगर आपने लोन लिया, वो पैसा आपने कंपनी को वापस नहीं लौटाया, तो निश्चित रूप से आपकी जमीन चली जाएगी। इसलिए इस बात का विरोध आज पंजाब, हरियाणा और
दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के किसान भी उस आंदोलन में शामिल है। हम भी उस किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसी भी कीमत पर जो सरकार ने ये बिल लेके आई है, ये बिल को वापस लेना ही चाहिए और यदि वो बिल वापस नहीं लेती है तो हम सब भी किसानों के आंदोलन उनके साथ से कंधे मिलाकर चलेंगे। साथियों, मेरा ऐसा कहना है। इसलिए इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग, हम लोग मध्य प्रदेश के खास करके मालवा में हमारे लोगों की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज के लोग और इसके अलावा अच्छी मानसिकता के सामान्य जाति के लोग, तमाम लोग मिलकर के मध्य प्रदेश में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। बरसों से वोट देने का काम आपने किया है, लेकिन चाहे खाने का मामला हो, चाहे तहसील का मामला हो, चाहे बिजली घर का मामला हो, चाहे अस्पताल की समस्या हो, न कांग्रेस का नेता आपकी बात को सुनता, न भारतीय जनता पार्टी का नेता आपकी बात को सुनता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो गहरा हरा झंडा है, इसके नीचे अपनी कम्युनिटी को, अपनी कौम को, अपने लोगों को आप लोग संगठित कर लो। विधायक बनाना बहुत दूर की बात है। जिस दिन इछावर की जमीन पर आपने 10,000 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर दिया, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का एसडीओ भी आपके पास हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा और आदि समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहाँ विधायक और सांसद के चक्कर में आप लगे हो। इसलिए हम लोग बड़ा काम करने को निकले हैं। साथियों, हमारे लोग आज की तारीख में भटके हुए हैं, दिशाहीन है, भ्रमित लोग हैं और कहीं ना कहीं साथियों कोई मंदिर बनाने लगा है, कोई धर्मशाला का निर्माण करने में लगा है, कोई सामूहिक विवाह सम्मेलन करने में लगा है, कोई किसी पंथ में जा रहा है, कोई नदियों में नहा करके अपने आप को मोक्ष प्राप्ति करने में लगा है। साथियों, सदियों से ये बात समझ में नहीं आई, ये सब करते आए, लेकिन इनसे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन आप लोग सत्ताधारी बन जाओगे, सत्ताधारी अगर आप लोग बन जाते हो, सत्ता तक आप पहुंच जाते हो, विधानसभा तक आपके लोग पहुंच जाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं और सत्ता से सुख मिलता है, सत्ता से समृद्धि मिलती है, सत्ता से खुशहाली मिलती है, सत्ता से सुरक्षा मिलती है, सत्ता से सम्मान मिलता है। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए आप सब लोग कहीं ना कहीं साथियों, हम लोग लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 1994-95 से परम पूज्य भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये बीड़ा उठाया था और साथियों 2003 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का रवैया रहा, उसके कारण से 2006 में परम पूज्य भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब ने इस पार्टी का गठन किया। तब से लेकर आज तक हम लोग इस मालवा के कई जिलों में लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अगर ईमानदारी से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी बदल सकती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अब जहां आज मध्य प्रदेश की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, आने वाले समय में प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब काम इंसान करते हैं। साथियों, आपका समाज, आप वोट वाले लोग हो, आपका समाज बड़ा है, आप वोट वाले लोग हो, आप उनको वोट देना बंद कर दो। जिस दिन आप लोग वोट देना बंद कर दोगे और जिस दिन प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी में वोट डालना शुरू कर दोगे, साथियों इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और जो भारत का पवित्र संविधान है, जिस संविधान में सब लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया है, हर बहू बहन बेटी की अस्मत सुरक्षित हो, हर नौजवान को रोजगार मिले, हर बुजुर्ग को सम्मान मिले, ऐसी कल्पना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महान संविधान में दी है। हम सब लोग मिलकर के साथियों प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी को मजबूत करेंगे और इस संगठन को मजबूत करके इस क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से अपेक्षा है, यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है। इसी आशा विश्वास के साथ साथियों हम सब लोग हमारे महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने जीवन भर दलित शोषित समाज, पिछड़े समाज के लिए और भारत की समृद्धि और भारत की खुशहाली के लिए, भारत को प्रगति देने के लिए अपना जीवन भर योगदान दिया, ऐसे महामानव को, ऐसे महानायक को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम लोग इस मौके पर ये आज संकल्प लेते हैं कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा। और अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जो इस आंदोलन में लोग इस आंदोलन को समझते हैं कि केवल ये SC ST का आंदोलन है। साथियों, जो महापुरुष महात्मा गौतम बुद्ध
ये स्वयं क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे, शाक्य वंशी थे। इसके अलावा साथियों गुरु नानक वो पिछड़े वर्ग में पैदा हुए थे। अगर हम कबीर की बात करें, वो बुनकर समाज में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में थे। अगर हम महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करें तो वो माली समाज में पैदा हुए थे, पिछड़े वर्ग में आता है। अगर हम साहू जी महाराज कुर्मी की बात करें तो वो पाटीदार समाज में पैदा हुए थे। अगर हम संत नामदेव की बात करें, दादू और पलटू की बात करें तो ये मध्य काल में पिछड़े वर्ग में पैदा हुए। तो ये आंदोलन हमारा नहीं है बल्कि पिछड़े वर्ग के भाइयों का है। इसलिए साथियों समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो, देश में सब खुशहाल रहे, सही दिशा में एक आगे बढ़े, घृणा और नफरत की राजनीति देश से खत्म हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं पुनः इस मौके पर परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।